नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 में एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। हम पिछले एक्सरसाइज में हमने अभी पढ़ी थी, पिछली वीडियो में बेस थ्योरम के बारे में और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in the school hostel and 40% are day scholar not residing in the hostel। कहने का मीनिंग क्या है इसका? ये कह रहा है कि एक कॉलेज के अंदर, एक महाविद्यालय के अंदर क्या 60% जो स्टूडेंट है वो कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। एंड 40% आर डे स्कॉलर, उसमें जो 40% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति जो बोलते हैं वो मिली हुई है, जो कि कहाँ नहीं रहते हैं? रिसाइडिंग इन द हॉस्टल, नॉट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल, मतलब जो छात्रावास में नहीं रहते, हॉस्टल में नहीं रहते। फिर क्या बोल रहा है? प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट, उसमें कह रहा है पिछले वर्ष जो रिपोर्ट, पिछले वर्ष की एक रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रिसाइड इन द हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। जो कि 30 पिछले साल की रिपोर्ट में ये आया कि 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हॉस्टल में या छात्रावास में रहे। 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि छात्रावास में रहे हैं, उन्हें क्या मिला है? ए ग्रेड मिला है। क्या मिला है? ए ग्रेड मिला है। और क्या बोल रहे हैं? एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड इन द देयर एनुअल एग्जामिनेशन। और 20% स्टूडेंट ऐसे हैं, वो कौन से हैं? डे स्कॉलर है, मतलब ऐसे जिन्हें छात्रवृत्ति मिली है और जो कि कहाँ नहीं रहते हैं? नॉट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उन्हें कितने 20% को क्या मिला है? ए ग्रेड मिला है। एट द एंड ऑफ द ईयर, उस साल के अंत में, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, महाविद्यालय द्वारा एक स्टूडेंट को एक चूज किया जाता है, मतलब अंकित किया जाता है। क्या अंकित करते हैं? एंड ही वाज एट ए ग्रेड। और देखने पर जब वो बंदा, हम एक बच्चा चूज करते हैं तो बच्चा कैसा निकलता है? ए ग्रेड वाला मिलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, वो प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है? दैट द स्टूडेंट इज एन हॉस्टल, हॉस्टलर है, मतलब वो कि वो हॉस्टल में रहता है। मतलब पहले तो वो बोल रहा है कि वो व्यक्ति, जो बच्चा निकाला जाएगा उसको ए ग्रेड होगा, और ए ग्रेड वाला वही बच्चा होगा जो कि कहाँ रहता होगा? हॉस्टल में रहता होगा। तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन को करने की स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से करने वाले हैं? बेस थ्योरम के थ्रू करेंगे। आइए क्वेश्चन को कैसे हम पता करेंगे कि बेस थ्योरम का, अभी आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखें। तो उसने क्या बोला है? इन अ कॉलेज, इन ए कॉलेज, इन अ कॉलेज, इन अ कॉलेज let E be the event, let E1 be a event, number of students reside in hostel, मतलब कुछ वो बच्चे जो कि हॉस्टल में रहेंगे। एंड E2 be an event, the number of students are day scholar। कैसे होंगे वो? डे स्कॉलर होंगे, स्कॉलर्स होंगे, कि नॉट रिसाइडिंग स्टूडेंट्स,
जो कि हॉस्टल में नहीं रहते। तो हमने दो इवेंट ले लिए, क्वेश्चन के अनुसार ही चूज किए हैं। क्वेश्चन में जैसे कहा है हॉस्टल में 60% रहते हैं, 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो दो इवेंट ले लिए, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उस अनुसार हमने दो इवेंट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो आपके पास कितने परसेंट दिया है, 60%। 60% कैसे निकलेगा, 60 डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 0.6 नीचे 10 बच गया, तो ये 0.6 में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार पी ऑफ ए टू, वो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 40% है, तो 40/100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 0.4 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, सिंपल एज है। दो प्रोबेबिलिटी ली है, पी ई वन एंड पी ई टू, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके सामने है, 0.6 एंड 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फिर अब हमें क्या बोला है, ए ग्रेड वाले। देखो यहाँ पर एक नया, यहाँ पर क्या बोला, वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही वाज एन ए ग्रेड। तो हम बोलेंगे ए बी द इवेंट, हम यहाँ लिख रहे हैं ए बी अ इवेंट द स्टूडेंट choosing by a grade, choosing, अब a be an event the student choosing where a grade, choosing या having लिख लेते हैं, having student having a grade, मतलब उस स्टूडेंट के पास क्या है, a ग्रेड होगा। जो भी स्टूडेंट चूज किया जाएगा हैविंग अ ए ग्रेड, उसके पास ए ग्रेड होगा, तो उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी को फॉर्म करेंगे हम। तो देखो हम बना रहे हैं पी ए स्लैश इवन। देखो यहाँ पी ए स्लैश इवन कैसे लिखा मैंने, अब इसको बात को ध्यान से समझेंगे। देखो पी ए स्लैश इवन का मीन ये है कि इवन का मीन ये है कि वो स्टूडेंट है वो कहाँ रहता है, छात्रावास में रहता है, मतलब हॉस्टल में रहता है। और ए का मीन ये है उसको, जो ए छात्रावास में रहने पर उसका ग्रेड कितना आया, ए ग्रेड आया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है the reports that 30% of the student who reside in the hostel attain A grade। तो यहाँ लिखेंगे residing 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 in a hostel attain A grade, A grade। ये वो बच्चे हैं जिनको हॉस्टल में रह रहे हैं और उनको उनकी ए ग्रेड आया, क्या आया, ए ग्रेड। तो ए ग्रेड के लिए हमारे पास दिए कितने हैं, 30% स्टूडेंट है, तो 30/100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो 0.3 आ जाएगा, यहाँ पर क्लियर होगा आपके पास। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे वो ये क्या कह रहा है, पी ऑफ ए स्लैश ई टू, पी ऑफ ए स्लैश ई टू पे बात करते हैं। तो पी स्लैश ई टू की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसका मतलब क्या है, वो बच्चे जो कि छात्रावास में तो नहीं रहते मगर उनके भी ए ग्रेड आए, क्या आया है, ए ग्रेड आया, क्योंकि ए मैंने इवेंट वो लिया है जिसके अंदर बच्चे को क्या मिला है, ए ग्रेड मिला हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लाइन लिखी है, देखो 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 स्टूडेंट स्टूडेंट्स स्टूडेंट इज स्टूडेंट्स ऑफ डे स्कॉलर scholars students of a day scholar attained a grade, मतलब डे स्कॉलर के स्टूडेंट है जिसको क्या मिला है, ए ग्रेड मिला है, हमने वो लिया है डे, स्टूडेंट ऑफ अ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड। तो ठीक है, तो हमारे पास पी ऑफ प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी, कितने बच्चे हैं परसेंट बेटा, 20% है, तो यहाँ लिख देंगे 20/100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से। तो एक बार आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन इजीली लिख सकते हैं आप।
तो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ है ये आपको अपने आप अंडरस्टैंड रखनी है, इसकी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर इसके आगे फर्दर मैं यूज़ कर रहा हूँ इन्हीं चीज़ों को, जो कि अब बेस थ्योरम को मैं लगाऊंगा। तो आइए देख लेते हैं। जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है वो मैं एक साइड में लिखे ले रहा हूँ। जैसे हमारा अभी क्या आया है, P ऑफ E1 जो है वो आया है 0.6 और P ऑफ E2 है वो हमारे पास कितना है 0.4। इसका बेस थ्योरम में यूज होगा। बाकी चीजें ये मैंने आपको लिख के बता दी है कैसे लिखनी है। तो आइए हम क्वेश्चन को आगे फर्दर यूज में लाते हैं और करते हैं आगे कैसे करेंगे। तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब बेटा देखिए यहाँ पर बेस थ्योरम लगाएंगे हम। बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम में देखिए हमने क्या लिया है, P ऑफ E1 स्लैश ए। अब ये क्या है, E1 स्लैश ए क्यों लिखा है? देखो पहले उसने क्या है, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ कॉलेज, ही हैज एन ए ग्रेड। पहले ही हमने चूज कर लिया कि वो स्टूडेंट जो है वो क्या ए ग्रेड का है। प्रोबेबिलिटी पूछ किसको ही दिया है कि तब इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज एन होस्टर। मतलब ये बाद में बात कर रहा है, पहले तो वो ए ग्रेड में है ही है, मगर अब चूज करने पर ये पता लगा कि वो जो बच्चा है, वो स्टूडेंट है, वो किस में है, वो स्टूडेंट है हॉस्टल का। तो हॉस्टल को हमने क्या माना है, E1। मतलब कंडीशन कौन लगा रहा है, ए ग्रेड लगा रहा है हॉस्टल वाले पे, इसलिए हमने इसे ऐसे लिखा है। अब आप बेस थ्योरम जानते हैं कैसे लिखते हैं, P ऑफ E1, P ऑफ A स्लैश E1 डिवाइड बाय P ऑफ E1, P ऑफ A स्लैश E1 प्लस P ऑफ E2, P E2 A स्लैश E2। तो इनकी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो P ऑफ E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.6 इंटू P ऑफ A स्लैश E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.3 डिवाइड P ऑफ E1 की वैल्यू हमारे पास है, E1 की वैल्यू 0.6 इंटू 0.3 प्लस P ऑफ E2, P ऑफ E2 की वैल्यू हमारे पास 0.4 है, ये लिख दी, इंटू P ऑफ A स्लैश E2 की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.18 डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.18 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। अच्छा बेटा ये यहाँ पर एक गलती मत कर देना, 0.4 इंटू 0.2, तो ये आपका 0.08 आएगा। कैसे आएगा एक बार ध्यान से देखिए। देखो 0.4 इंटू 0.2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू 2/10, ये होता है 4 2 जा हो जाएगा 8 और 10 10 हो जाएगा 100। तो आप 2 डेसिमल छोड़ के ही पॉइंट लगाएंगे, इसलिए आपका ये आएगा। मैंने आपको इसलिए ये बता दिया, कंफ्यूजन हो जाए कि ये कैसे आ गया है, इसलिए बता दिया है। तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। आगे देखिए फिर क्या है बेटा, इन दोनों को ऐड कर ले तो 0.18 और 0.08 इसको ऐड कर लीजिए, तो 8 और 8 16 1 2 0.026 आ जाएगा। तो ये आ गया 0.18 डिवाइड बाय 0.26, इन दोनों को ऐड करिए, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18/26। अब आप 2 के टेबल पे इस दोनों को काट दें तो 2 के टेबल पे ये 9 पे कट जाएगा और 2 के टेबल पे ये 13 पे कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आपका 9/13 आ गया। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश ए इज इक्वल टू 9/13। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वैसे तो बहुत आसान है, एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, जिससे कि आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। गुजारिश मेरी आपसे ये है कि आपको ये चैनल पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी क्लास में पढ़ने वाले और बच्चों से और स्टूडेंट से इस बात को शेयर कीजिए कि ऐसे ऐसे एक सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, जो कि आपको
हेल्प करेंगे पढ़ाई में, और आपके प्रोत्साहन से, आपके क्लिक से हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और आने वाली वीडियो आपको अच्छी से अच्छी हम प्रोवाइड करा सकेंगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है और उसके अंदर हमें आंसर देना है, ठीक है। और क्या, एमसीक्यू कहते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में। स्टूडेंट आइदर नोन द आंसर और गेस, मतलब ऐसा है, सभी जानते हैं जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो सभी जानते हैं ऑप्शन लगाते हैं। वो हमें ऐसा हो सकता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता है, ऐसा भी हो सकता है कि तुक्का लगा के आ जाए जिसे हम गैस बोलते हैं। तो क्या है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोन द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस द आंसर। मतलब 3/4 प्रोबेबिलिटी ये है कि वो क्वेश्चन को जानता होगा, आंसर जानता होगा उसकी, एंड बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस, और 1/4 जब प्रोबेबिलिटी है जब वो क्वेश्चन को क्या करेगा, गेस करेगा, तुक्के से क्वेश्चन का आंसर लगाएगा। अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। मतलब अज्यूम किया है कि जो स्टूडेंट है वो गेस करेगा और आंसर क्या निकलेगा, करेक्ट निकलेगा। अज्यूम किया कि उसने मान लिया कि तुक्का लगाया और तुक्का उसका सही हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 1/4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोन द आंसर। प्रोबेबिलिटी बताए कि जब स्टूडेंट क्या होगा, जो कि क्या हो, आंसर गिवन, क्या नाम, वो जानता होगा, स्टूडेंट नोन द आंसर, जो आंसर को जानता होगा, एंड गिवन दैट द आंसर इट करेक्टली, और हमें दे रखा है कि आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जो उसने आंसर जानता होगा तो साफ सी बात है वो आंसर सही होगा। तो आइए हम इसको करते हैं, क्वेश्चन को बेस थ्योरम के थ्रू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपने समझ लिया है, नहीं समझा है तो क्वेश्चन के थ्रू आप जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है लेट लेट इवेंट मानेंगे E1, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, हमने इवेंट मान लिया, लेट बी ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ही नोन्स द आंसर। हमने एक इवेंट मान लिया कि ई बी द इवेंट द ही नोज द आंसर, वो आंसर को जानता होगा। लेट ई टू बी द इवेंट ही ही गेस द आंसर, ही गेस द आंसर, वो आंसर को क्या करेगा, गेस करेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, E1 की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/4, वो लिख ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, हमें दे रखी है 1/1 सॉरी ये 3/4 दे रखी है, और ये 1/4 दे रखी है, ये लिख दी हमने। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो हमारे को ये लाइन गिवन कर दी गई है उसी को मैंने यहाँ पर उतार दिया और कुछ नहीं किया है। अब नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कहा अज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट। हम मानेंगे ए स्टूडेंट हु हु knows the answer, a student who knows the answer, he will correct answer, correct answer, कौन से आंसर को जानता हो, और ही विल बी द करेक्ट आंसर, वो आंसर क्या हो, करेक्ट हो, ठीक है, करेक्ट हो। तो ये हमने मान लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट ए बी ए इवेंट, let A be the event, let A be a event, student who knows the answer he will be a correct answer, वो आंसर क्या हो, करेक्ट हो, क्या हो, करेक्ट हो। तो देखो हमारे पास करेक्ट आंसर के लिए देखें आप, तो हमारे पास P ऑफ A स्लैश, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखो
गलत लिख दिया यहाँ पर थोड़ा, यहाँ आएगा ए इवन। हमने इवन क्या है, इवन ये है कि वो नोज द आंसर, वो आंसर जानता होगा, हु नोज द आंसर ही विल बी द करेक्ट। और ए क्या है, ए विल, ही विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए विद द इवेंट मैंने माना, हु नोज द आंसर, ये इवेंट थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इसको ऐसे ही रहने दो, ये ए विद द इवेंट नहीं है, लेट ए स्टूडेंट नोज द आंसर ही विल बी द करेक्ट, ये मैंने इवेंट नहीं माना, इवेंट मैं यहाँ मान रहा हूँ। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, स्टूडेंट 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 नोज द आंसर, नोज द आंसर, ये हमने इवेंट माना है कि वो बच्चा है वो आंसर को क्या जानता होगा, ठीक है, क्या करता होगा, जानता होगा। तो ए बी द इवेंट, ए स्टूडेंट नोज द आंसर ही विल बी द करेक्ट आंसर, तो पी ऑफ ए स्लैश इवन बन जाएगा। और वो हमारे पास कितना दिया है, याद रखें, नोज द आंसर, जो आंसर ही जानता होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी, जो कि आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि सीधी सी बात है, जब वो आंसर ही जानता होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। किसी की जब प्रोबेबिलिटी 1 होती है, कब होती है, क्योंकि आंसर जानता है तो उसका तो उत्तर बिल्कुल सही आएगा, सही आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, ना गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्या अगला है, अ स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी ए करेक्ट, विल, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्टूडेंट हु गेस द आंसर, क्या करेगा, गेस करेगा, गेस एट द आंसर, आंसर विल बी करेक्ट, विल बी करेक्ट, कि वो आंसर क्या होगा, सही होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ए स्लैश ई टू। तो देखो ई टू कंडीशन लगा रहा है ए पर, क्योंकि वो आंसर गैस होगा तब आंसर सही होगा, सही है। तो ई टू कंडीशन ए पर लगा रहा है, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/4 दे रखी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4। यहाँ प्रोबेबिलिटी 1 कैसे हुई मैं बता चुका हूँ, कभी भी जब हमें आंसर पता होगा तो उसका गलत होने की कोई चांसेस ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 1 है। मगर यहाँ पर 1/4 इसलिए लिखा गया है कि गैस लगाने पर उसका आंसर सही आ रहा है, और सही आने के चांसेस 1/4 है, इसका मतलब गलत आने के चांसेस हो सकते हैं गैस लगाने पर, मगर करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी बनी होगी, क्योंकि जब आप आंसर ही जानते हैं तो कभी भी आपका आंसर कभी गलत ही नहीं होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी करेक्ट के लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस लगेगी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में एक अलग ही पॉइंट है, इसीलिए आपको ये मैं दोबारा दोबारा कह रहा हूँ। तो आइए हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो मैं इतना पोर्शन ये वाली लाइन इरेज कर रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर पॉइंट माना था, बाकी यहीं पे मैं बेस थ्योरम को लगा के दिखा दूंगा आपको। तो देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, तो ये बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, देखो बेस थ्योरम हम लगा रहे हैं, तो देखो P ऑफ इवन स्लैश ए। अब देखो इवन स्लैश ए यहाँ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो लास्ट लाइन आप पढ़ो, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी नो द आंसर वो क्या है, हमने ए माना है, एंड गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली, वो आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने देखो इवन में क्या लिखा था, इवेंट नो द आंसर, कि वो आंसर को जानता होगा और वो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए मैंने ए को वो लिया था जो कि आंसर करेक्ट होगा। तो दो आंसर और करेक्ट, इसलिए इवन स्लैश इवन, ए कंडीशन लगा रहा है इवन पर, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ इवन, हमेशा की तरह पी ऑफ ए स्लैश इवन डिवाइडेड बाय पी ऑफ इवन डॉट पी ऑफ ए स्लैश इवन प्लस पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए स्लैश ई टू। ये मैंने कुछ नहीं है, बेस थ्योरम लगाई है, ये कहाँ से आ गया इसके बारे में आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो, इससे जस्ट पहली वाली वीडियो है, आपको आई टैब पे मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट में जो आपको मिल भी जाएगा कि मैंने बेस थ्योरम के बारे में समझाया भी है, क्वेश्चन भी करके दिखाए हैं। नहीं समझ आ रहा तो आप पहले वीडियो देखिए जिसमें मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है, फिर आप यहाँ पर देखिएगा।
तो पी ऑफ इवन क्या है, पी ऑफ इवन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, देखो 3/4 है, कितनी है 3/4, और पी ऑफ ई2 की वैल्यू 1/4 है। तो यहाँ आ जाएगा 3/4 इंटू पी ऑफ ए स्लैश इवन की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइड में 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4, पी ऑफ ई टू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 1/4 है, और पी ऑफ ए स्लैश ई टू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/4 है, जो अभी आपके सामने है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये आप करेंगे तो 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 1/4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। सिंपल एज 3/4 को हम एज इट इज लिखेंगे डिवाइड में, देखिए बेटा यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपका आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, और 4 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 6 का 1 बार पढ़ेंगे तो 1 भी आ जाएगा, 16 1 जा 16, तो 3/4, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर 13/16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13/16 आ जाएगा। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मैं इतना पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ जिससे कि आपको लिखा हुआ विजिबल हो जाए ढंग से। तो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हमारा पी ऑफ E1 स्लैश ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ गया 3/4। आप जानते हैं जब a अपॉन बी होता है उसके नीचे c अपॉन डी होता है, तो b का c से मल्टीप्लाई हो जाता है और a का d से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई आपका किससे हो जाएगा 16 से हो जाएगा, और 4 का, और क्या नाम है 4 का किससे हो जाएगा 13 से हो जाएगा, ये आपका आ गया। तो 4 1 जा 4 4 जा 16, तो ये आ गया 3 4 जा 12, 12/13 ये आपका आंसर आ गया इसका प्रोबेबिलिटी का पी ऑफ E1 स्लैश ए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पूछा गया है, इसलिए आप पेपर में इसको ढंग से करके जाएंगे। पेपर में हो सकता है आपके यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको शायद ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए मैं वीडियो में जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है, उसकी वीडियो द्वारा बनाकर आपको भेज सकता हूँ। मगर आप हमारे को, हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आप जानते ही हैं हमारे को प्रोत्साहन मिलेगा, और आगे चल के हम आपको वीडियो अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 ये दे रखा है, laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is a fact present। मतलब वो ये कहता है कि 99% एक लेबोरेटरी है जो कि ब्लड टेस्ट करती है और ये बता देती है कि उस व्यक्ति को क्या है डिजीज है, मतलब उसको कोई बीमारी है, 99% बता देती है कि उसे कोई ना कोई बीमारी है। और however the test also yield a false positive result for 0.5%, मतलब वो लेबोरेटरी 0.5% चांसेस ये भी है कि वो फॉल्स रिजल्ट भी दे सकती है, मतलब उसको बीमारी ना भी हो और ये दिखा दे कि वो बीमार है। कहने का मतलब ये है हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, देखो यहाँ लिखा भी है देयरफॉर इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द with probability 0.005%, 0.005 the test will be amplify has the disease। मतलब वो ये बोल रहा है कि हेल्दी पर्सन को भी ये दिखा देगा कि वो बंदा डिजीज से ग्रस्त है, मगर वो रियलिटी में उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी, मतलब गलती से रिपोर्ट आ जाएगी, फॉल्स रिपोर्ट आ जाएगी कि उस बंदे को क्या है बीमारी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी लैंग्वेज लेबोरेटरी से रिलेटेड है, बच्चा एक बारी भी इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए जिससे कि आप पेपर में इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो क्वेश्चन में क्या है, if 0.1% of the population actually has the disease, मतलब 0.1 जो जनसंख्या है उनके अंदर वो बीमारी ग्रस्त पाई गई है, लोगों के अंदर ये बीमारी, उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो रखी है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, हमें ये बताना है कि उस व्यक्ति को, मान लो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक पर्सन को क्या है डिजीज है, गिवन दैट इज टेस्टेड रिजल्ट इज पॉजिटिव, और उसका जो रिजल्ट निकला है टेस्ट के द्वारा वो क्या आया है पॉजिटिव आया है, ये हमें निकालना है।
तो आइए क्वेश्चन को करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा पेपर में। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखें। तो बेटा यहाँ पर हमें दे रखा है लेबोरेटरी टेस्ट इज 99% इज इफेक्टिव इन सर्टेन डिजीज। मतलब 99% तो वो ये बता रहा है कि उसको कोई ना कोई डिजीज है। हमें इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन को पढ़ें तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि हमें किसको क्या मानना है। देखो, ए पर्सन हैज डिजीज, ए पर्सन हैज डिजीज, एक आदमी को बीमारी हो रखी है और रिजल्ट आने पर उसको पता लगता है कि उसे पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो हम इसको कैसे मानेंगे? लेट ई विद इवन विद द इवेंट a person have having डिजीज, मतलब उस व्यक्ति को बीमारी होगी। और E2 हमने मान लिया बी द इवेंट पर्सन हैविंग नो डिजीज, उसको कोई भी बीमारी नहीं है। ये हमने दो इवेंट मान लिए। किसके अनुसार माने? जो लाइन के अनुसार, जो लास्ट में हमें लाइन दी हुई। मगर हमें दिया क्या गया है कि पर्सन को डिजीज है, तो मतलब कंडीशन तो इवन पे ही लगेगी। चलो आप ध्यान से देखें। तो पी ऑफ इवन हमें दी गई है कि पर्सन को डिजीज है। तो देखते हैं, तो हमें देखें इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, मतलब 0.1% लोग ऐसे हैं जिनको क्या है? डिजीज है। इसका मतलब हमारे को पी ऑफ इवन दे रखा है, कितना है? 0.1%। 1% मतलब डिवाइड में 100 लगा देंगे। आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये पॉइंट में यहाँ से हटा दूं तो नीचे आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट हटाने पर नीचे 10 आ जाता है। तो ये पॉइंट बन जाएगा 0.001। अब आप जानते हैं पर्सन डिजीज है, पर्सन को डिजीज नहीं है। होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है हम कैसे निकालते हैं? पी ऑफ ई1 प्लस पी ऑफ ई2 इज इक्वल टू 1। क्या आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं? जब होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 की इक्वल होती है। अब यहाँ से पी ऑफ ई2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो 1 माइनस पी ऑफ ई1 कर देंगे। और पी ऑफ ई1 की वैल्यू हमारे पास 0.001 है। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0999। तो ये आपका आ गया ना होने की, कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है। तो 0.999% तो जो है बंदे को बीमारी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। वो कहता है लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव एंड डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज एन फैक्ट प्रेजेंट, मतलब वो बीमार है, वो उसने सच में डिटेक्ट कर लिया है। तो हम देखो अब क्या कर रहे हैं, पी ऑफ ए, हम पहले ए मानेंगे। ए क्या होगा? देखो ए, लेट एक इवेंट मान रहा हूं, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द, लेट ए बी द इवेंट, ए इवेंट मान लिया। द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ए इवेंट वो मान लेंगे, टेस्ट रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब देखो पी ऑफ ए स्लैश इवन, मतलब टेस्ट हुआ। इवन का मतलब है कि टेस्ट हुआ पर्सन हैविंग डिजीज, पर्सन को डिजीज है। तो देखो हम सबसे पहले इवन लिख रहे हैं, तो देखो तो क्या है? गेटिंग पॉजिटिव रिपोर्ट पर्सन हैविंग डिजीज, मतलब पर्सन को क्या है? डिजीज है और उसने रिजल्ट क्या दी? पॉजिटिव दी। गेटिंग पॉजिटिव रिपोर्ट पर्सन हैविंग डिजीज, पर्सन को क्या है? डिजीज है। क्योंकि इवन का मीन क्या है? इवन का मीन आप समझे, यहाँ पर इवन का मतलब ये है कि पर्सन को डिजीज है, रिपोर्ट आई, उसमें भी पता लगा कि पर्सन को सच में ही डिजीज है। ठीक है, क्योंकि पर्सन तो पहले से ही उसको डिजीज हो रखी थी, मगर रिपोर्ट से पता लग रहा है। गेटिंग ए पॉजिटिव रिपोर्ट पर्सन हैविंग डिजीज, पर्सन को क्या है? डिजीज है। तो क्या है? तो प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे कर रही है, मगर वहां पर लेबोरेटरी में कितना बता रहा है? 99% बता रहा है
तो 99 अपॉन आप 100 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.99, ये हो जाएगा P ऑफ A स्लैश E2। तो P ऑफ A स्लैश E2 गेटिंग false, getting positive report person having no disease, आप ऐसे समझ लें नो डिजीज मतलब गेटिंग पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी है मगर पर्सन हैविंग नो डिजीज, मगर उसको कोई बीमारी नहीं है फिर भी उसको रिजल्ट क्या दे दिया, पॉजिटिव है कि आपको बीमारी है, मगर रियलिटी में उसको कोई भी बीमारी नहीं है। तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी कहाँ दे रखी है, ये देखो ये दे रखी है, देखो लिखा भी है इफ अ हेल्दी पर्सन is tested that the with the probability 0.005% the test will be amplified as the disease, मतलब दिखा रहा है कि उसे डिजीज है मगर वो बंदा कैसा है, हेल्दी पर्सन है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.005%, 0.005 दे रखा है। 0.5 को आप कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा, वो जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज गिवन दैट द टेस्टेड इज पॉजिटिव। तो लास्ट में हम बेस थ्योरम को हम लगाएंगे, तो पॉइंट में लिख लेता हूँ यहाँ साइड में और बेस थ्योरम को हम फिर फॉलो अप करेंगे। E1 हमारे पास कितना आया 0.001 और E2 हमारे पास 0.999 आया, ये हम इसको यूज करेंगे और क्वेश्चन को निकालेंगे। आइए देखते हैं फिर। तो यहाँ पर है आपके पास बेस थ्योरम लगेगी हमारे यहाँ पर। तो बेस थ्योरम में फॉर्मूला क्या रहेगा, P ऑफ E1 स्लैश A। अब देखो E1 में ही क्यों लगा है, क्योंकि उसने बोला है कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उससे पता क्या लग रहा है, पर्सन हैज डिजीज, पर्सन को क्या है, बीमारी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन ए लगा रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट आया है और E1 से पता लग रहा है कि उसे क्या है, डिजीज है। तो ये हो जाएगा P ऑफ E1 P ऑफ A स्लैश E1 डिवाइड P ऑफ E1 P ऑफ A स्लैश E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A स्लैश E2। ये 2 पॉइंट हो गए, इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पर आपकी वैल्यू देखो P ऑफ E1 की वैल्यू 0.001 इंटू कितनी दे रखी है, P ऑफ E1 की 0.99 डिवाइड इसकी 0.001 इंटू 0.99 प्लस P ऑफ E2 की वैल्यू, P ऑफ E2 हमारे पास कितना है 0.999 इंटू 0.005, ये आपके पास वैल्यू है। तो देखो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप ये देखें 99 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही आएगा। अब पॉइंट कितने पे लगेगा, 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो 1 2 3 4, 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 5 हो गए, 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ लगेगा आपका। ठीक है 0.00099, तो 5 पॉइंट के बाद ये आपका नंबर लग जाएगा, क्योंकि आप ये देखें कि 1 के नीचे कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी, और 9 के नीचे कितनी आएंगी, 2 जीरो आएंगी, तो 5 जीरो हो जाएंगी, तो 5 नंबर को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, जैसे आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट में देखें तो ये भी हो जाएगा 0.00099 प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0 पॉइंट, मल्टीप्लाई आपको मैं करके दिखा देता हूँ, 999 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 द 45 कैरी 4, 9 5 द 45 और 4 45 और 4 49 कैरी 4 5 द 45 और ये क्या आ गया 49, तो ये आ गया, ये आपका आ गया 5994। अच्छा ये आप कितने अंक हैं, 4 अंक है, तो ये हो जाएगा 09995, क्योंकि यहाँ पर 3 ये हो गए 3 ये हो गए, तो 6 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ एक पॉइंट और आएगा, सॉरी ये आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो 0 पॉइंट, ये 6 नंबर के बाद आपका बिंदु लगेगा यहाँ पर। ठीक है,
इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो देखो हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर है 0.0049995, ऐड करना है 0.00099, ये ऐड करना है आपको इसके साथ। तो ये 5 आ जाएगा, 9918 होता है, कैरी 1 चली जाएगी, 9918 और एक 19 कैरी 1, ये आ जाएगा 500.0, ये आपका आ गया। तो यहाँ हमारा आ गया 0.00099 डिवाइड बाय, ये आपका आ गया 0.00598, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे चल के। तो शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट तो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 518 कैरी 1 और उसको ऐड कर लिया हमने, बस सिंपल एज है, सही है ये। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, P ऑफ E1/A ये तो निकाल रहे हैं। अब देखो कैसे, हम यहाँ पर इसके पॉइंट नीचे लिख लेते हैं। देखो 99 के नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 ये आ गई। और इसके नीचे कितनी जीरो आएंगी, तो ये हो जाएंगे आपके 5985, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये कैसे लिखा देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे पॉइंट लगाया तो 6 ही जीरो ऊपर आएंगी। और यहाँ पर 5 नंबर पे लगा था 1 2 3 4 5, तो 5 ही जीरो नीचे डालेंगे। तो यहाँ पर आप इस 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल आउट, देखो 5 से डिवाइड, तो बेटा आप इसको काटते हैं तो 5 के टेबल में 5 बनता है 5, तो कितना बच गया 49, 49 कटता है बेटा 5 पर, 5 9 जा 45, तो कितना बचा 4, तो 4 8 जा 4 198 आ गया। तो बेटा 5 के टेबल पे इससे काटेंगे तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 पे कटेगा, फिर कितना बचेगा 4, 48, तो 9 पे कटेगा 49, ये आपका आ गया, कितना कट के आएगा आपका, ये आपका कट के आएगा, ये मतलब 48 हो जाएगा, तो 5 9 45, तो कितना बचेगा 3 35, तो ये हो जाएगा। देखो 5 के टेबल पे जब हम इसे काटेंगे 5985 को आपको दिखाई देता हूँ, 5 वन जा 5 ये कट गया आपका, तो ऊपर से आया 9, 5 वन जा 5 ये कटेगा तो आएगा 4, ऊपर से आएगा 8, 5 9 जा 45 कट जाएगा, बचेगा कितना, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, ऊपर से आएगा 5, तो 7 पे कट जाएगा ये आपका, जो कि मैंने आपके सामने ये लिख दिया है। अब बेटा ये हम काटेंगे किस पे, ये हम काटते हैं ये दोनों, तो देखें ये 7 8 9 और 9 9 18 होता है, तो 18 हो गया, और देखो 9 और 10 और 18, तो ये आपका दोनों ही 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 पे काट रहा हूँ, तो 3 6 जा 18 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, 3 पे से काटेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, बचेगा 2 29, तो 3 9 जा 27, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 27 फिर हो गया, तो 9 आ गया। तो ये 3 के टेबल पे ये फिर कट जाएगा, 3 के टेबल पे 22, और 3 के टेबल पे ये काटेंगे तो ये आएगा 133, तो ये आपका कटिंग होकर कितना आ रहा है 22/133। तो बेटा इसको लास्ट में कटिंग के समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों वाली वैल्यू है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाकी आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंटों में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, लास्ट में कटिंग को ध्यान देना है, इसीलिए आपका आंसर गलत हो सकता है। वैसे तो आपको ये पूरा सॉल्व आउट करके इतना निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना छोड़ देंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर कम कर दे। तो शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आप कोई मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए आज इतना ही करते हैं, आगे चलकर और वीडियो आपको अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।